हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनते ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या? सुषमा रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो। हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो। हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो, अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से।
बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है। जाओ निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने। ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है। जल्दी से अपना ढाबा खाली करो वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं। सोनपुर कहकर एक गांव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका दो दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा दो छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम। एकदम सही कहते है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख दे तो हार मटका बहुत ही खराब हुई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है,
तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूँ और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वो ही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं। बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाली, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में, अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो, अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई। बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन? तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे, ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे। चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है। नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। अरे तुम क्या काम करोगे अपने सफाहे हाथ से? हाँ? पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहाँ से अब। लेकिन मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे।
मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहाँ से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। नरेश वहाँ से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जय कारा शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूजता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।